रात का सन्नाटा। एक सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक तेज रफ्तार कार की हेडलाइट्स दिख रही हैं। बैकग्राउंड में भारी बारिश और गरजने की आवाज है। कार के अंदर कबीर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए है। उसकी पेशानी पर पसीना है और बगल वाली सीट पर खून से सना हुआ एक बैग रखा है। अचानक कार के सामने एक रहस्यमयी परछाई आती है। कबीर तेजी से ब्रेक मारता है। टायरों के घिसटने की तीखी आवाज गूंजती है। गाड़ी रुकती है। हेडलाइट की रोशनी में सामने कोई नहीं है, सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है, शमशान घाट, आगे जाना मना है। कबीर गहरी सांस लेता है और कार का शीशा नीचे करता है। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है और उसके साथ ही एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। फ्लैशबैक। 6 घंटे पहले। एक चमचमाते हुए कसीनो के अंदर का नजारा। कबीर ताश के पत्तों को देख रहा है, उसकी आंखें जीत के लालच में चमक रही हैं। टेबल के दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा डॉन सिंघानिया बैठा है। वह सिगार का धुआं उड़ाते हुए मुस्कुराता है और अपनी आखिरी चाल चलता है। कबीर सब कुछ हार जाता है। कसीनो के बाउंसर उसे घेर लेते हैं। सिंघानिया धीरे से कहता है, खेल खत्म कबीर, अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। कबीर अपनी जान बचाने के लिए टेबल पर रखा नोटों और हीरों से भरा बैग छीनकर भागता है। कसीनो में अफरातफरी मच जाती है और गोलियां चलने लगती हैं। वर्तमान समय। कबीर कार से बाहर निकलता है। बारिश थम चुकी है, लेकिन चारों तरफ घना कोहरा है। वह उस भारी बैग को अपने कंधे पर टांग लेता है। वह जंगल के रास्ते पैदल चलने का फैसला करता है। सूखे पत्तों पर उसके जूतों की आवाज सन्नाटे को चीर रही है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कुछ गुंडे टॉर्च लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। सिंघानिया के आदमी आखिरकार उसे ढूंढ चुके हैं। कबीर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। गुंडों का लीडर राणा अपनी गन लोड करता है और चिल्लाता है, कबीर, भागने से मौत नहीं टलेगी। बैग यहीं छोड़ दे, शायद जिंदा बच जाए। कबीर बिना कोई आवाज किए चुपके से आगे बढ़ता है। तभी उसका पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ता है। चटाक की आवाज होती है और गुंडों की टॉर्च की रोशनी सीधे उस पर पड़ती है। वो रहा, राणा चिल्लाता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। कबीर पेड़ की ओट लेकर खुद को बचाता है और अपनी गन निकालकर जवाबी फायरिंग करता है। एक गुंडा कबीर की गोली का शिकार होकर गिरता है। कबीर को मौका मिलता है और वह घने जंगल के और अंदर की तरफ दौड़ लगा देता है। भागते भागते कबीर एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने पहुंचता है। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ है और अंदर से एक मध्यम रोशनी आ रही है। कबीर के पास कोई और रास्ता नहीं है। वह हवेली के अंदर घुस जाता है और भारी लोहे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। बाहर गुंडों के कदमों की आवाजें करीब आ रही हैं। हवेली का अंदरूनी हिस्सा। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल है। कबीर एक बड़े से हॉल में पहुंचता है जहां एक पुराना ग्रैंड पियानो रखा हुआ है। अचानक पियानो से खुद ब खुद एक उदास धुन बजने लगती है। कबीर चौंक जाता है और अपनी गन पियानो की तरफ तान देता है। वहां कोई नहीं है। हवेली के बाहर राणा और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। राणा हवेली को देखकर ठिठक जाता है, यह तो वही शापित हवेली है। लेकिन माल अंदर है, हमें जाना ही होगा। हवेली के अंदर कबीर सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर जाता है। एक कमरे से उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे से दरवाजा धक्का देता है। कमरे के बीचों बीच एक लड़की बैठी है जिसका चेहरा घूंघट से ढका है। कबीर घबराकर पूछता है, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लड़की धीरे से अपना घूंघट उठाती है। कबीर के होश उड़ जाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सिंघानिया की वही बेटी है जिसकी 1 साल पहले मौत हो चुकी थी। वह रहस्यमयी लड़की मुस्कुराती है और कहती है, कबीर, यहाँ जो भी आता है वो अपनी मर्जी से आता है, पर जा नहीं पाता। तुमने जो चुराया है उसकी कीमत बहुत भारी है।
तभी हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से टूटता है। राणा और उसके गुंडे अंदर दाखिल होते हैं। कबीर पीछे की खिड़की की तरफ देखता है जो सीधे गहरी खाई में खुलती है। राणा कमरे में पहुंचता है और कबीर पर गन तान देता है। खेल खत्म कबीर, बैग इधर दे। लेकिन राणा को वह रहस्यमयी लड़की दिखाई नहीं दे रही है, वह सिर्फ कबीर को देख रहा है। कबीर समझ जाता है कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। वह बैग को कसकर पकड़ता है और राणा की आंखों में देखते हुए कहता है, यह दौलत अब किसी की नहीं होगी। कबीर खिड़की का कांच तोड़कर बाहर खाई की तरफ कूद जाता है। राणा चिल्लाता हुआ खिड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन नीचे सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा है। खाई के नीचे कबीर एक पेड़ की टहनियों पर गिरता है, जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बैग अब भी उसके हाथ में है। वह रेंगते हुए एक गुफा के मुहाने तक पहुंचता है। गुफा के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही है। कबीर हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखता है। गुफा के केंद्र में एक प्राचीन वेदी बनी हुई है, जिस पर एक अनोखा पत्थर चमक रहा है। कबीर को समझ आता है कि यह वही खजाना है जिसके बारे में उसने पुरानी कहानियों में सुना था। अचानक गुफा का तापमान गिर जाता है। राणा और उसके बचे हुए गुंडे भी रस्सी के सहारे खाई से नीचे उतरकर गुफा में आ धमकते हैं। राणा की आंखों में खून सवार है। बहुत भगाया तूने कबीर, राणा कबीर के पैर पर गोली मारता है। कबीर दर्द से चीख उठता है और गिर जाता है। बैग उसके हाथ से छूटकर वेदी के पास गिर जाता है। राणा मुस्कुराते हुए बैग उठाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह बैग छूता है, वेदी का चमकीला पत्थर तेजी से लाल होने लगता है और पूरी गुफा हिलने लगती है। गुफा की छत से भारी पत्थर गिरने लगते हैं। गुंडे जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुफा का रास्ता मलबे से बंद हो जाता है। सब वहीं फंस जाते हैं। मलबे के बीच कबीर और राणा एक दूसरे के सामने हैं। दोनों घायल हैं। राणा आखिरी बार कबीर पर हमला करने के लिए चाकू निकालता है। कबीर अपनी पूरी ताकत समेटकर राणा का हाथ पकड़ता है और उसे उस चमकीली वेदी की तरफ धकेल देता है। वेदी से एक जोरदार ऊर्जा का विस्फोट होता है। धमाके के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह की पहली किरण गुफा की एक दरार से अंदर आती है। वहां कोई लाश नहीं है, सिर्फ धूल उड़ रही है। गुफा के ठीक बाहर सुबह का सूरज उग रहा है। कोहरा धीरे धीरे छंट रहा है और पक्षियों के चहकने की आवाजें आने लगी हैं। मलबे के नीचे से एक हाथ बाहर निकलता है। यह कबीर का हाथ है। वह खून से लथपथ है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। कबीर किसी तरह घिसटते हुए गुफा से बाहर खुली हवा में आता है। उसके चेहरे पर जीत की नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की थकावट है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका हाथ खाली है। वह पीछे मुड़कर देखता है, वह हीरों और नोटों से भरा बैग गुफा के मलबे के अंदर हमेशा के लिए दफन हो चुका है। कबीर राहत की एक गहरी सांस लेता है, मुस्कुराता है और उस लालच के साए को पीछे छोड़कर आगे के रास्ते पर पैदल चल पड़ता है। अब उसके पास दौलत नहीं, सिर्फ उसकी जिंदगी है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जूम आउट। कबीर अकेले ही उस लंबे, खूबसूरत और शांत हाईवे पर आगे बढ़ रहा है, जहां दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। रात का सन्नाटा। एक सुनसान हाईवे पर केवल एक कार की हेडलाइट्स चमक रही हैं। बैकग्राउंड में सिहरन पैदा करने वाला संगीत है। कार के अंदर विक्रम स्टीयरिंग व्हील पर कसकर हाथ टिकाए हुए हैं। उसके माथे पर पसीना है और आंखों में गहरा खौफ। वह बार बार रियर व्यू मिरर में देखता है। पीछे की सीट पर एक पुराना, मखमली लाल संदूक रखा है। उस संदूक पर एक अजीब सा प्राचीन प्रतीक, सिंबल, खुदा हुआ है, जो हल्का सा चमक रहा है। अचानक कार का रेडियो खुद ब खुद चालू हो जाता है। उसमें से केवल भारी खरखराहट और किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही है। विक्रम घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे हैं। आवाज और तेज होती जाती है। तभी कार के सामने अचानक एक परछाई आकर खड़ी हो जाती है।
विक्रम जोर से ब्रेक मारता है। टायरों के घिसटने की तीखी आवाज गूंजती है। कार ठीक उस परछाई के पास आकर रुकती है, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में वहां कोई नहीं है। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा है। विक्रम की सांसें थमी हुई हैं। वह कार का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकता है। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है। पीछे की सीट से एक जोरदार खटखटाहट की आवाज आती है। विक्रम चौंक कर पीछे देखता है। वह लाल संदूक अपने आप थोड़ा सा हिल रहा है। विक्रम का दोस्त कबीर अचानक कार की खिड़की पर हाथ मारता है। विक्रम डर के मारे चीख पड़ता है। कबीर हांफते हुए कहता है, विक्रम गाड़ी खोलो, वह हमारे पीछे आ रहा है, हमारे पास वक्त नहीं है। विक्रम तुरंत कबीर के लिए दरवाजा खोलता है। कबीर अंदर बैठते ही गाड़ी लॉक कर देता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे पर खरोंचे हैं। कबीर हांफते हुए पीछे रखे संदूक को देखता है। तुम इसे यहां ले आए। मैंने मना किया था ना कि उस हवेली से कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। विक्रम गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ाता है। अगर मैं इसे नहीं लाता तो वह तांत्रिक हमें वहीं जिंदा दफन कर देता, कबीर। तभी कार के शीशे पर बाहर से खून से सने हाथों के निशान बनने लगते हैं। कोई बाहर से कार को रोकने की कोशिश कर रहा है। कबीर जोर से चिल्लाता है, स्पीड बढ़ाओ विक्रम। वो कार की छत पर है। कार की छत पर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे की रॉड से छत को कूट रहा हो। विक्रम बिना सोचे समझे गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ देता है। गाड़ी बुरी तरह हिचकोले खाने लगती है। झटके के कारण पीछे रखा संदूक खुल जाता है। उसके अंदर से एक काला धुआं निकलने लगता है जो पूरी कार में फैल जाता है। कार का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर जाता है। विक्रम और कबीर के मुंह से भाप निकलने लगती है। धुएं के बीच से एक औरत की डरावनी आकृति उभरती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान है। वह आकृति कबीर का गला पकड़ लेती है। कबीर हवा में छटपटाने लगता है, उसका दम घुट रहा है। विक्रम एक हाथ से स्टीयरिंग संभालता है और दूसरे हाथ से संदूक के पास गिरे एक पवित्र लॉकेट को उठाने की कोशिश करता है। लॉकेट विक्रम के हाथ आते ही वह उसे उस आकृति की तरफ फेंकता है। एक तेज रोशनी चमकती है और वह आकृति चीखते हुए गायब हो जाती है। कबीर नीचे गिरकर खांसने लगता है। कार अनियंत्रित होकर एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है। धमाके के साथ कार के एयरबैग खुल जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। केवल कार के बोनेट से धुआं निकल रहा है। कुछ देर बाद विक्रम को होश आता है। उसका सिर फूट चुका है और खून बह रहा है। वह कबीर को हिलाता है, लेकिन कबीर बेहोश है। विक्रम मुश्किल से कार का दरवाजा धक्का देकर खोलता है और बाहर गिर पड़ता है। जमीन गीली और ठंडी है। वह देखता है कि वे एक पुरानी उजाड़ कब्रगाह के सामने खड़े हैं। वही कब्रगाह जो शहर के इतिहास से मिटा दी गई थी। कब्रों के बीच से वही काला धुआं दोबारा उठने लगता है। इस बार वह धुआं कबीर की बेहोश बॉडी को कार से बाहर खींचने लगता है। विक्रम रेंगते हुए आगे बढ़ता है। नहीं, कबीर को छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे लो। हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है, बदला, सदियों पुराना बदला। इस संदूक में मेरे कबीले की आखिरी सांस बंद थी। कब्रगाह के बीचों बीच से एक कब्र फटती है और उसमें से वही तांत्रिक बाहर निकलता है जिसकी विक्रम ने बात की थी। तांत्रिक के हाथ में एक जलती हुई मशाल है। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग है। तुमने इस आत्मा को आजाद करके अपनी मौत को दावत दी है, मूर्ख। विक्रम हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है। मुझे बताओ, इसे वापस कैसे रोकना है? मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। तांत्रिक हंसता है। इसके लिए एक मासूम के खून की आहुति चाहिए, या तो तुम या तुम्हारा यह दोस्त। कबीर को होश आ जाता है। वह स्थिति को समझ जाता है। वह विक्रम की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। कबीर चिल्लाता है, विक्रम, संदूक को बंद करो।
चाबी उसी लॉकेट के पीछे है। अपनी जान बचाओ। इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता, कबीर खुद को उस काली परछाई के हवाले कर देता है। परछाई उसे हवा में उठा लेती है। विक्रम रोते हुए उस लॉकेट को देखता है। उसके पीछे वाकई एक छोटी सी प्राचीन चाबी छिपी हुई थी। वह दौड़कर कार की तरफ जाता है, जहां खुला हुआ संदूक जमीन पर गिरा हुआ है। तांत्रिक विक्रम को रोकने के लिए अपनी मशाल फेंकता है, लेकिन विक्रम फुर्ती से बच जाता है। विक्रम संदूक का ढक्कन बंद करता है और चाबी को घुमा देता है। एक जोरदार बिजली कड़कती है। सारी काली शक्तियां, वह धुआं और वह परछाई चीखते हुए वापस संदूक के अंदर खींचे चले जाते हैं। कबीर नीचे जमीन पर गिर जाता है, बेजान। सुबह की पहली किरण फूटती है। विक्रम कबीर के शरीर के पास घुटनों के बल बैठा रो रहा है। पास ही वह संदूक अब शांत, लेकिन हमेशा के लिए बंद पड़ा है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। फेड आउट। कमरे के भीतर बिखरे हुए 10,000 हीटिंग पैड अपनी जादुई गर्मी से ठंडी दीवारों को पिघला रहे हैं। थर्मल सूट अब बेअसर हो चुका है और इस भयानक ठंड में पहली बार गुनगुने पानी की भाप चेहरे को छूती है। सामने रखे फोन की स्क्रीन पर बैटरी की आखिरी पतली सी लकीर किसी टिमटिमाते हुए तारे की तरह कांप रही है। सोसाइटी के चैट ग्रुप पर एक संदेश तैरता है कि लोग नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग में सामान बदलने जुटे हैं। सीढ़ियों के ठंडे और अंधेरे गलियारे से नीचे उतरते हुए कदमों की भारी गूंज सूनेपन को चीरती हुई आगे बढ़ती है। बाहर निकलने के सारे मुख्य रास्ते बर्फ की विशाल और सफेद चादर के नीचे पूरी तरह दफन हो चुके हैं। पार्किंग लॉट के भीतर जलती पीली लाइटों के नीचे सैकड़ों लोगों की भारी और डरी हुई भीड़ एक साथ सांस ले रही है। 15 गगनचुंबी इमारतों के हजारों निवासियों में से सिर्फ 600 लोग ही जिंदाया बाहर आने के काबिल बचे हैं। आधे से ज्यादा परिवार अपने अपने बंद कमरों में बचे हुए राशन के साथ खौफ के साए में दुबके बैठे हैं। ठंडी कंक्रीट के फर्श पर लोग बोतलों में जमी बर्फ को अपनी सांसों की गर्मी से पिघलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सिगरेट के चंद टुकड़ों के बदले नूडल्स के पैकेट और बुखार की कड़वी दवा के लिए लोग अपने कीमती फोन सौंप रहे हैं। अचानक गिरी इस जानलेवा ठंड ने हर दूसरे इंसान के फेफड़ों को जकड़कर उन्हें बीमार कर दिया है। भीड़ के बीच वेड और सोफी जमीन पर बिछी एक फटी चादर के पीछे बेहद बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। सोफी ने जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद में अपनी शादी के चमचमाते सोने और चांदी के गहने सामने सजा दिए हैं। इस तबाह हो चुकी नई दुनिया में सोने की चमक फीकी पड़ चुकी है और कोई उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। सोफी की नजरें जैसे ही मुझसे मिलती हैं, उसके चेहरे पर खौफ और पुरानी बातचीत की यादें तैर जाती हैं। लिफ्ट में कही गई मेरी वो गहरी बात सोफी के दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंधती है कि भूखी हो तो मेरे पास आना। वो अपनी सूजी आंखों से मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं इस भयानक बर्फीली कयामत का कोई खामोश विधाता हूँ। मैं उसकी तरफ कदम बढ़ाए बिना आगे बढ़ जाता हूँ और भीड़ के एक दूसरे सुलगते हुए कोने की तरफ मुड़ता हूँ। वहां एक बला की खूबसूरत औरत बेहद कीमती डिजाइनर बैग और महंगे मेकअप के सामान के साथ अकेली बैठी रो रही है। आसपास के लोगों की फुसफुसाहट से यह साफ हो जाता है कि इस नीली बर्फ का जहर सिर्फ सीधे छूने से ही फैलता है। हवा में जहर न होने की बात जानकर फेफड़ों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बाहर का मंजर अब भी डरावना है। बर्फ की गहराई 3 मीटर से ज्यादा हो चुकी है और बाहर जाकर रसद ढूंढने की हर मानवीय कोशिश दम तोड़ चुकी है। लोग अपनी कारों को क्रेन बनाने की बचकानी बातें कर रहे हैं, जो इस गहरी बर्फ में सिर्फ एक खुदकुशी जैसी है। सबसे भयानक सच यह है कि इस जहरीली ठंड से मरने वालों की आंखें सफेद और लाशें अजीब तरह से ऐंठ चुकी हैं। यह डरावनी विकृति इशारा करती है कि मौसम बदलते ही ये जमे हुए जिस्म कहीं जिंदा लाशें न बन जाएं। अपनी ताकत को हर हाल में बढ़ाने का फैसला लेते ही वही खूबसूरत औरत धीरे से रेंगती हुई मेरे बिल्कुल करीब आती है। उसकी रेशमी आवाज में भूख की तड़प है जब वो ब्रांडेड बैग दिखाकर चंद निवालों की भीख मांगती है। भयंकर भूख से तड़पती इस बेरहम दुनिया में इन महंगे चमड़े के थैलों की कीमत कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जूलिया नाम की यह अनाथ लड़की अच्छी तरह जानती है कि इस वक्त फैशन नहीं, सिर्फ रोटी ही उसकी जान बचा सकती है।
अपने वजूद को पूरी तरह बेचने से पहले वो हिचकिचाते हुए जेब से एक काला प्लास्टिक बैग निकालकर मेरे हाथों में थमा देती है। उस भारी बैग के भीतर हर साइज के कीमती और पूरी तरह चार्ज पावर बैंक करीने से सजाकर रखे हुए हैं। वो चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए मुझे हैंडसम कहती है, पर उसकी शातिर आंखों में मैं सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन नजर आता हूँ। मैं उस काले बैग को उसकी तरफ वापस उछाल देता हूँ क्योंकि मुझे इस खेल को थोड़ा और लंबा खींचना है। अपनी जेब से ताजी और महकती हुई ब्रेड निकालकर मैं उसकी भूखी आंखों के सामने किसी जाल की तरह धीरे धीरे लहराता हूँ। खाना चाहिए तो मेरे फ्लैट पर आ जाना, यह कहकर मैं उसकी सुलगती रातों को अपनी शर्तों पर छोड़ देता हूँ। जूलिया गुस्से और बेबसी से अपने होंठ चबाती है क्योंकि पुरानी दुनिया में वो मुझ जैसे इंसान की तरफ देखती तक नहीं। पर आज भूख ने उसकी सारी अकड़ और गुरूर को इस बर्फीले फर्श पर घुटनों के बल लाकर पटक दिया है। तभी अचानक 7 नंबर बिल्डिंग के लोहे के दरवाजे भारी आवाज के साथ खुलते हैं और 3 खूंखार मर्द बाहर झपटते हैं। उनके हाथों में चमचमाते हुए बड़े चापड़ हैं और सबसे आगे खड़ा ड्रेक गुस्से में किसी पागल सांड की तरह हाँफ रहा है। सब लूट लो, ड्रेक की दहाड़ गूंजती है और वो एक 70 साल की बूढ़ी औरत के हाथ से दूध का इकलौता डिब्बा छीन लेता है। वो लाचार माँ अपनी कापती उंगलियों से उस आखिरी राशन को बचाने के लिए ड्रेक का मजबूत हाथ पकड़ लेती है। ड्रेक की आंखों में एक शैतानी और ठंडी चमक कौंधती है और वो बिना सोचे भारी चापड़ हवा में पूरी ताकत से लहराता है। एक खौफनाक चीख के साथ बूढ़ी औरत का कमजोर जिस्म खून के फव्वारे के बीच ठंडी कंक्रीट पर गिर पड़ता है। खून हो गया कि चीखें पूरी अंडरग्राउंड पार्किंग में बारूद के ढेर की तरह फटती हैं और भगदड़ मच जाती है। पुरानी ताकतों की बदौलत मेरे लिए ये तीनों गुंडे मामूली कीड़े मकोड़े हैं, पर मैं इस तमाशे से दूर रहना ही बेहतर समझता हूँ। इंसानी सभ्यता और कायदे कानून का यह आखिरी किला भी आज इस खून के साथ हमेशा के लिए जमींदोज हो चुका है। जूलिया अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागती है और उसका पहचान पत्र वहीं कीचड़ और खून के बीच गिर जाता है। वेड अपनी पत्नी सोफी का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करता है, पर कमजोर पैर लड़खड़ाकर कंक्रीट से जा टकराते हैं। सोफी के पैर पूरी तरह सुन्न हो चुके हैं और वो डरी हुई आंखों से मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है। सामने से खून से सना चापड़ लेकर आते ड्रेक को देख वेड के अंदर का कायर मर्द अपनी सारी कस्में भूलकर कांप उठता है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ, यह झूठ बोलकर वो सोफी का हाथ झटकता है और बिना मुड़े भाग निकलता है। सोफी बीच सड़क पर अकेली बैठी अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े और खौफनाक धोखे पर फूट फूट कर रोने लगती है। मौत का साया उसके बिल्कुल सिर पर आ खड़ा हुआ है और उसकी चीखें अंधेरे में दम तोड़ रही हैं। रिमझिम बारिश में डूबी बनारस की एक सुनसान गली। बैकग्राउंड में शिव तांडव स्तोत्र का धीमा संगीत। एक साया काली छतरी लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक पुराना ढहता हुआ मकान। कमरे के अंदर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। मेज पर बनारस का एक पुराना नक्शा फैला हुआ है, जिस पर लाल स्याही से कई क्रॉस बने हैं। काली छतरी वाला शख्स कमरा खोलता है। वह अपनी छतरी हटाता है। यह कबीर है, जिसकी आंखें किसी गहरी साजिश की गवाह हैं। वह नक्शे पर आखिरी क्रॉस लगाता है। बनारस पुलिस हेडक्वार्टर। सीनियर कड़क पुलिस ऑफिसर समर सिंह अपने केबिन में सिगार का धुआं उड़ाते हुए कबीर की फाइल देख रहे हैं। फाइल पर लिखा है मोस्ट वांटेड। समर सिंह अपने जूनियर राघव से कहते हैं, यह लड़का कोई मामूली चोर नहीं है राघव, यह बनारस के इतिहास को चुरा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर सुबह की गंगा आरती। शंखों की आवाज और मंत्रोच्चार के बीच कबीर भीड़ में चुपचाप खड़ा है। उसकी नजरें आरती पर नहीं, बल्कि घाट के नीचे खड़ी एक नाव पर हैं। नाव पर एक विदेशी डीलर माइकल बैठा है। कबीर चुपके से नाव पर चढ़ता है और अपनी जैकेट से एक प्राचीन अष्टधातु की मूर्ति निकालकर माइकल को दिखाता है। माइकल मुस्कुराता है और पैसों से भरा ब्रीफकेस आगे बढ़ाता है। तभी दूर से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजती है। कबीर चौंक जाता है। पुलिस, माइकल चिल्लाता है। कबीर बिना वक्त गवाए ब्रीफकेस छीनता है और सीधे गंगा नदी में छलांग लगा देता है। समर सिंह घाट पर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं, लेकिन तब तक कबीर पानी की लहरों में गायब हो चुका होता है।
समर गुस्से में घाट की सीढ़ियों पर हाथ मारते हैं। एक गुप्त अंडरग्राउंड तहखाना। कबीर पानी से भीगा हुआ वहां पहुंचता है। वह दीवार पर टंगे अपने दादाजी के पुराने स्केच को देखता है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर का रास्ता छुपा है। कबीर खुद से बड़बड़ाता है, दादाजी, आपका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। काशी का असली खजाना इन गद्दारों के हाथ नहीं लगने दूंगा। अगली सुबह एक कैफे में राघव और समर सिंह चाय पी रहे हैं। राघव कहता है, सर, कबीर पैसे के लिए नहीं, बल्कि किसी खास पांचवें तत्व की तलाश में ये चोरियां कर रहा है। कबीर एक लाइब्रेरी में बैठा पुरानी पांडुलिपियों को खंगाल रहा है। तभी उसकी नजर एक श्लोक पर पड़ती है, जब पांचों चक्र मिलेंगे तब महाकाल का द्वार खुलेगा। लाइब्रेरी की खिड़की से कोई कबीर पर नजर रख रहा है। वह माइकल का सबसे खतरनाक शूटर शेरा है। शेरा अपनी गन लोड करता है। शेरा कबीर पर फायर करता है। गोली कबीर के कंधे को छूकर निकलती है। पूरी लाइब्रेरी में भगदड़ मच जाती है। कबीर किताबों की शेल्फ को गिराकर भागता है। बनारस की तंग गलियों में एक हाई स्पीड चेस सीक्वेंस। कबीर आगे आगे, शेरा और उसके आदमी पीछे पीछे। कबीर छतों पर कूदते हुए रास्ता बदलता है। कबीर एक संकरी गली में फंस जाता है, जहां सामने से समर सिंह अपनी जीप के साथ आ खड़े होते हैं। कबीर दोनों तरफ से घिर चुका है। समर सिंह चिल्लाते हैं, कबीर, सरेंडर कर दो। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। कबीर मुस्कुराता है और एक ऊंचे छज्जे से नीचे से गुजरती हुई भूसे की गाड़ी पर कूद जाता है। कबीर स्मी हालत में अपने पुराने दोस्त डॉक्टर कल्पेश के पास पहुंचता है। कल्पेश कबीर के कंधे से गोली का टुकड़ा निकालता है। कल्पेश चेतावनी देता है, कबीर, तुम जिसके पीछे हो वो सिर्फ इतिहास नहीं, विनाश है। अगर वो चाबी गलत हाथों में लग गई तो बनारस तबाह हो जाएगा। कबीर दर्द में कराहते हुए कहता है, तो क्या मैं माइकल और शहर के बड़े मंत्रियों को काशी की आत्मा को बेचने दूं? कभी नहीं। रात के अंधेरे में माइकल बनारस के एक रसूखदार मंत्री सूर्यभान के बंगले पर मिलता है। सूर्यभान कहता है, कबीर को खत्म करो। मुझे वो पांचों मूर्तियां हर हाल में चाहिए। कबीर को पता चलता है कि आखिरी मूर्ति मणिकर्णिका घाट के पास एक गुप्त शिव मंदिर में है। वह आधी रात को श्मशान घाट की तरफ बढ़ता है। मणिकर्णिका घाट, चारों तरफ जलती चिताएं और अघोरियों का हुजूम। कबीर भस्म रगड़कर अघोरी का रूप धरता है ताकि पुलिस और शेरा उसे पहचान न सकें। कबीर गुप्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है। वहां हवा में एक अजीब सा कंपन है। जैसे ही वह आखिरी मूर्ति को छूता है, पूरा मंदिर हिलने लगता है। तभी पीछे से तालियों की गूंज सुनाई देती है। समर सिंह बंदूक ताने खड़े हैं। खेल खत्म कबीर, मूर्तियां मेरे हवाले करो। कबीर समर से कहता है, सिंह साहब, आपकी वफादारी गलत इंसान के लिए है। आपका मंत्री सूर्यभान इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। समर सिंह चौंकते हैं, लेकिन तभी शेरा और उसके आदमी वहां आ धमकते हैं और समर सिंह की पीठ पर बंदूक टिका देते हैं। शेरा हंसते हुए कहता है, सिंह साहब, मंत्री जी ने कहा है कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। कबीर और आपको एक साथ ही ऊपर भेज देते हैं। समर सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है। वह कबीर की तरफ देखते हैं। कबीर एक पल में इशारा समझ जाता है। दोनों मिलकर शेरा के आदमियों पर हमला कर देते हैं। गर्भगृह के अंदर एक खतरनाक फाइट सीक्वेंस। कबीर अपनी फुर्ती से शेरा के गुर्गों को धूल चटाता है, जबकि समर सिंह अपनी बेजोड़ ताकत का प्रदर्शन करते हैं। शेरा आखिरी मूर्ति छीनकर भागने की कोशिश करता है। कबीर उसके पीछे दौड़ता है। मंदिर की पुरानी सीढ़ियों पर दोनों के बीच खूनी जंग छिड़ जाती है। शेरा कबीर को सीढ़ियों से नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर त्रिशूल उठाकर शेरा के हाथ पर वार करता है। मूर्ति शेरा के हाथ से छूटकर हवा में उछलती है। कबीर हवा में ही मूर्ति को लपक लेता है। शेरा संतुलन खोकर गहरी खाई में गिर जाता है। मंदिर के बाहर सूर्यभान और माइकल भारी पुलिस फार्स और अपने प्राइवेट गार्ड्स के साथ खड़े हैं। वे पूरे इलाके को घेर चुके हैं। समर सिंह और कबीर बाहर आते हैं।
सूर्यभान मुस्कुराते हुए कहता है, समर तुम बागी हो गए। अब तुम दोनों इस घाट से जिंदा नहीं जाओगे। सूर्यभान अपने आदमियों को गोली चलाने का हुक्म देता है। कबीर और समर एक पुरानी दीवार के पीछे छुपते हैं। गोलियों की बौछार से दीवार टूटने लगती है। कबीर पांचों मूर्तियों को एक साथ जोड़ता है। जैसे ही पांचों चक्र एक कतार में आते हैं, उनमें से एक तेज नीली रोशनी निकलती है जो आसमान की तरफ जाती है। तेज रोशनी और रहस्यमयी ऊर्जा के कारण पूरे इलाके की बिजली गुल हो जाती है। सूर्यभान के आदमी डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। कबीर चिल्लाता है, यह काशी की शक्ति है, इसे कोई नहीं खरीद सकता। वह रोशनी का फायदा उठाकर सूर्यभान और माइकल पर धावा बोल देता है। समर सिंह माइकल को दबोच लेते हैं और उसके हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं। तुम्हारा वीजा कैंसिल माय फ्रेंड, समर गरजते हैं। कबीर सूर्यभान को उठाकर सीधे गंगा नदी के किनारे ले जाता है। सूर्यभान घुटनों पर आकर रहम की भीख मांगता है। कबीर कहता है, न्याय कानून नहीं, महाकाल करेंगे। सुबह की पहली किरण फूटती है। बैकग्राउंड में पुलिस की गाड़ियां सूर्यभान और माइकल की पूरी गैंग को गिरफ्तार करके ले जा रही हैं। राघव समर सिंह को सैल्यूट करता है। गंगा की लहरों पर एक नाव तैर रही है। समर सिंह घाट पर खड़े होकर दूर देखते हैं। नाव में कबीर खड़ा है, जो मुस्कुराकर समर को विदा कहता है। कबीर बनारस के इतिहास को सुरक्षित करके हमेशा के लिए ओझल हो जाता है। टू ब्लैक कमरे में बर्फीली हवा और तनाव का सन्नाटा पसरा हुआ है। सोफी की सांसें कांप रही हैं। वेड का चेहरा लाचारी और डर से पीला पड़ चुका है, वह नजरें चुरा रहा है। सोफी गुस्से से हांफते हुए वेड को कायर बोलती है, उसकी आवाज में नफरत साफ है। वेड अपना हाथ बढ़ाता है, फिर अचानक एक बेबस और झूठी कोशिश के बाद पीछे खींच लेता है। सोफी का दिल पूरी तरह टूट जाता है, उसकी आंखों की बची हुई उम्मीद भी मर जाती है। कमरे के भीतर गर्म और लजीज मीट की महक फैली है, जो सोफी के नथुनों से टकराती है। मैं आराम से सोफे पर बैठकर ठंडी बियर का घूंट लेता हूं, होठों पर मुस्कान है। दरवाजे पर हल्की और हिचकिचाती हुई दस्तक होती है, जो सन्नाटे को अचानक चीर देती है। मैं दरवाजे के छोटे छेद से बाहर देखता हूं, सोफी वहां ठंड से ठिठुरती खड़ी है। एक गहरी और रहस्यमय मुस्कान मेरे चेहरे पर तैर जाती है। मैं धीरे से कुंडी खोलता हूं। सोफी की नजरें सीधे अंदर उबलते हुए हॉट पॉट पर टिक जाती हैं, उसकी लार टपकने लगती है। वह दबी आवाज में कहती है कि वह नौकरानी बनने आई है, उसका स्वाभिमान बिखर चुका है। मैं बाहर खड़े वेड की तरफ देखता हूं, जिसके चेहरे पर भूख और लाचारी साफ दिख रही है। मैं एक ब्रेड रोल और पानी की बोतल उसकी तरफ हवा में लापरवाही से उछाल देता हूं। वेड उसे पागलों की तरह दबोचता है और बिना सोचे रैपर फाड़कर खाने में जुट जाता है। सोफी अपने पति की इस गिरी हुई हरकत को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाती है। जैसे ही सोफी अंदर कदम रखती है, मैं वेड के मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर देता हूं। कमरे के अंदर की गर्मी किसी मखमली धूप जैसी है। सोफी को लगता है जैसे गर्मी आ गई। सोफी का पेट भूख के मारे जोर से मरोड़ उठता है, वह दर्द से अपनी आंखें मूंद लेती है। मैं ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए कहता हूं कि खाना चाहिए तो पहले मुझे मालिक पुकारो। सोफी का कुलीन घमंड जागता है, उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से एकदम लाल हो जाती हैं। वह घुटनों के बल बैठकर कांपती आवाज में मालिक कहती है, उसका गुरूर टूट चुका है। मैं एक कागज उसकी तरफ फेंकता हूं, जिस पर कड़े और अजीब नियमों का कोड लिखा है। सोफी नियमों को पढ़ती है। नौकरानी की पोशाक पहनने की शर्त देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में वापस जाने के लिए मुड़ती है, उसका हाथ दरवाजे के हैंडल को छूता है। तभी मेरी सुनहरी डेजर्ट ईगल की ठंडी नली उसकी पीठ पर आकर सीधे टिक जाती है। सोफी ठहर जाती है, बाहर की जानलेवा ठंड और अंदर की सुख सुविधा के बीच वह हार मान लेती है। 1 घंटे बाद मैं नहाने चला जाता हूं और सोफी बचे हुए खाने पर टूट पड़ती है। खाना खाते ही सोफी का सारा विरोध खत्म हो जाता है, वह घर को चमकाने में जुट जाती है। वह सोफे पर दुबक कर सो जाती है, उसे यह जगह अब किसी जन्नत जैसी लगने लगती है।
रात के 12:10 पर मेरे सिस्टम स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमकता है। मैं इनाम के विकल्पों को देखता हूं और कौतुक में कॉम्बैट मेड का विकल्प चुन लेता हूं। सिस्टम स्क्रीन पर सोफी की पूरी प्रोफाइल और उसकी रेटिंग 82 दिखाई देने लगती है। उधर पड़ोस के ठंडे कमरे में वेड पूरी रात करवटें बदलता है, जलन उसे खाई जा रही है। अगली सुबह वेड की आंखों के नीचे काले घेरे हैं, वह पागलों की तरह मेरा दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलते ही वेड सोफी को नौकरानी के कपड़ों में देखता है, उसका खून खौल उठता है। सोफी वेड को देखकर साफ मना कर देती है कि वह इस गर्म घर को छोड़कर नहीं जाएगी। मैं वेड को फिर से एक ब्रेड थमाता हूँ, वह सोफी को भूलकर तुरंत ब्रेड छीन लेता है। सोफी समझ जाती है कि उसका पति उसके लिए नहीं, सिर्फ मुफ्त के खाने के लिए आया था। वेड नफरत से जलता हुआ वापस जाता है, उसके दिमाग में अब खाना चुराने का प्लान है। इमारत की सीढ़ियों के अंधेरे में बचे हुए कुछ खूंखार और भूखे लोग जमा होने लगते हैं। वेड उन लोगों के बीच खड़ा होकर पूरी बिल्डिंग पर कब्जा करने की साजिश बुनने लगता है। ठंड और भूख से बिलबिलाते उन लोगों की आंखें अब भेड़िए की तरह चमक रही हैं। कमरे के अंदर सोफी आईने में खुद को देखती है, उसका नया रूप बेहद कातिलाना है। मैं अपनी बंदूक को लोड करता हूँ, बाहर मंडराते खतरे के स्वागत के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बर्फ से जमी खिड़की के बाहर जहरीली हवा का सन्नाटा पसरा हुआ है। पार्किंग लॉट की लूटपाट के बाद बचे हुए लोग खौफ से कांप रहे हैं। वेड अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा है, उसकी आंखों में चालाकी तैर रही है। हथियार उठाओ, हमें एकजुट होकर ड्रेक की क्रूर गैंग का सामना करना होगा। कमरे में ठंडी हवाएं चल रही हैं और भूखे लोग बेबसी से देख रहे हैं। जब खाने का एक दाना नहीं है तो तुम क्या बांटने की बात करते हो? वेड आगे बढ़ता है, उसकी आवाज पूरी सीढ़ियों पर भारी गूंज पैदा करती है। हर घर से एक मजबूत मर्द आएगा, हम खाली घरों को पूरी तरह लूटेंगे। बूढ़ी औरत और उसकी छोटी बेटी डर के मारे कोने में दुबक जाती हैं। मेरा पति जहरीली धुंध में मर गया, हम गश्त पर कैसे जा सकते हैं? 60 साल के बुजुर्ग दंपति मदद के लिए सबके सामने हाथ जोड़ते हैं। वेड के चेहरे पर एक पल के लिए बेहद क्रूर मुस्कान उभरती है। मुफ्तखोर बुढ़िया सोचती है कि बिना कुछ किए इसे खाना मिल जाएगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में चिल्लाकर वेड की बात का समर्थन करता है। जो काम करेगा वही खाएगा, अपाहिज और बूढ़ों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इस भयानक बयान को सुनते ही पूरी सीढ़ियों पर कोहराम मच जाता है। अधेड़ आदमी का चेहरा गुस्से से काला पड़ता है और वह आगे झपटता है। वह चिल्लाती हुई महिला के बाल पकड़कर दीवार पर जोर से दे मारता है। दीवार पर खून के छींटे उड़ते हैं और चीखें हवा में जम जाती हैं। भूख और खौफ का गुब्बार एक खूनी वहशीपन में तब्दील हो जाता है। महिला का बेजान शरीर फर्श पर गिरता है और सन्नाटा छा जाता है। पंडोरा का बॉक्स खुल चुका है, मर्यादा की आखिरी जंजीर टूट चुकी है। सबको कब्जे में लो, जो काम का नहीं उसे बाहर फेंक दो। वेड यह खूनी मंजर देखकर अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। उसका अपनी ही बनाई हुई हिंसक योजना पर से नियंत्रण खो चुका है। वह डर के मारे हांफते हुए अपने कमरे की तरफ भागने लगता है। कमरे के अंदर बंद दासी घबराहट में बाहर का शोर सुनने की कोशिश करती है। मालिक, बाहर बहुत चीख पुकार मची है, आखिर वहां क्या हो रहा है? बाहर जो भी हो रहा है, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। इमारत नंबर 5 में कमजोरों को खत्म करने का खूनी अभियान शुरू होता है। यह चिंगारी अब पूरी सोसाइटी के बाकी बचे मर्दों में फैल चुकी है। हर बिल्डिंग में दरिंदों के झुंड दरवाजे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इमारत नंबर 3 के कमरे में जूलिया अकेले खौफ से कांप रही है। वह एक मशहूर स्ट्रीमर है जिसके पास खाने का कुछ स्टॉक बचा है। लेकिन अब मौत का वो हिंसक दस्ता जूलिया के दरवाजे के करीब है। 20 से ज्यादा भूखे और वहशी मर्द सीढ़ियों पर भारी कदम बढ़ा रहे हैं। जूलिया दरवाजे के छोटे छेद से बाहर का भयानक नजारा देखती है। पड़ोस के कमरे का दरवाजा लोहे की रॉड से उखाड़ दिया जाता है। पड़ोसन की दर्दनाक चीखें सुनकर जूलिया के पूरे बदन में कंपन होने लगता है। जूलिया जानती है कि वह अपनी पड़ोसन से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जवान है। अगर वो दरिंदे अंदर घुस आए
तो मौत से बदतर अंजाम उसका इंतजार करेगा। वह हांफते हुए अपने ठंडे हाथ से अपना मुंह बंद कर लेती है। बाहर सीढ़ियों पर भारी बूटों की आवाज अब उसके दरवाजे पर आकर रुकती है। दरवाजे के हैंडल पर किसी का खूनी हाथ पड़ता है और खटखटाहट होती है। जूलिया अंधेरे कमरे में फर्श पर बैठकर अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। जूलिया के दिमाग में कल की वो धुंधली याद अचानक बिजली की तरह कौंधी। पार्किंग लॉट में मिला वो रहस्यमयी शख्स 5वीं बिल्डिंग के कमरा नंबर 501 में था। बाहर गलियारे से दरिंदों की खौफनाक आवाजें जूलिया के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थीं। घबराहट में जूलिया ने बालकनी की तरफ दौड़ लगाई और जमी हुई बर्फ को हटाया। सामने 5वीं बिल्डिंग साफ दिख रही थी, जिसके बीच करीब 20 मीटर का फासला था। उसने बिना सोचे समझे कमरे से लोशन की भारी बोतल उठाकर सामने की खिड़की पर मारी। शीशे पर तीखी आवाज हुई और मैं सोफी को नियमों की बारीकियां समझाते हुए ठिठका। मैंने बालकनी से बाहर देखा तो जूलिया रोते हुए मदद के लिए हाथ हिला रही थी। नीचे चौथी मंजिल के गुंडों ने जूलिया की चीखें सुनी और उनके कदम रुक गए। उनका बेरहम लीडर लियो सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए जूलिया के फ्लैट की तरफ बढ़ा। जूलिया के दरवाजे पर भारी दस्तक हुई और उसका दिल हलक में आ गया। मैंने बालकनी पर खड़े होकर ठंडे लहजे में कहा कि बचाने की कीमत बहुत बड़ी होगी। जूलिया ने रोते हुए खुद को सौंपने की बात कही, पर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। तभी आलीशान दासी के कपड़ों में सजी सोफी मेरे बगल में आकर चुपचाप खड़ी हो गई। हाड़ कंपाने वाली ठंड में सोफी का रूप देखकर जूलिया पूरी तरह सन्न रह गई। मैंने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें भी सोफी की तरह ही मेरी हर शर्त माननी होगी। तभी लियो ने जूलिया का दरवाजा तोड़ दिया और उसकी तरफ वहशी निगाहों से बढ़ा। जूलिया ने चीखकर मेरी शर्तें मान ली, क्योंकि वह उन दरिंदों का शिकार नहीं बनना चाहती थी। लियो ने जूलिया को पकड़ना चाहा, पर तभी उसकी नजर सामने की बिल्डिंग पर पड़ी। मैंने खिड़की की मुंडेर से एक गहरी सांस ली और सीधे हवा में छलांग लगा दी। 20 मीटर का फासला चीरते हुए मैं किसी उड़ते हुए शिकारी की तरह बालकनी में उतरा। मेरा भारी जूता सीधे लियो के चेहरे पर पड़ा और वो अपने आदमियों पर जा गिरा। लेवल 6 की इस अकल्पनीय और खौफनाक ताकत को देखकर मैं खुद हैरान रह गया। जूलिया की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो इस मंजर को देखकर बेहोश हो गई। लियो ने 20 हथियारबंद गुंडों के दम पर दोबारा उठने की नाकाम कोशिश की। मैंने बंदूक जेब में रखी और एक खूंखार मुस्कान के साथ उन पर टूट पड़ा। कमरे में चीखें गूंज उठीं और बची हुई आधी भीड़ जान बचाकर बाहर की तरफ भागी। मैं हाथ में खून से सना चाकू लिए खाली गलियारे में शांति से बाहर आया। बगल के फ्लैट से एक अधमरी औरत रेंगते हुए बाहर आई और उसने मेरा पैर थाम लिया। उसने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए अपनी जवान बेटी को बचाने की भीख मांगी। मैं आगे बढ़ने लगा, तभी उसके मुंह से चांगचेंग इंस्टीट्यूट शब्द सुनकर रुक गया। इसी कॉलेज में मेरी पूर्व प्रेमिका लिली भी पढ़ती थी, जिसने मुझे धोखा दिया था। मैंने फ्लैट के अंदर जाकर देखा तो उसका पति खून के तालाब में मृत पड़ा था। वहां रखी तस्वीर में 19 साल की बेहद खूबसूरत लड़की क्लोई मुस्कुरा रही थी। मैंने क्लोई की तस्वीर जेब में रखी और वापस जूलिया के पास पहुंचकर उसे जगाया। खून से लथपथ मुझे देखकर जूलिया कांपने लगी और वो घिसटते हुए मेरे पीछे चल दी। हॉलवे की ठंडी हवा में जूलिया के कदम ठिठक गए, सामने खड़ी कमरे 401 की उस बेबस औरत को देखकर। उस औरत की सूनी और पथराई आंखें जूलिया के सीने में एक बर्फीले खंजर की तरह उतर गईं। इस खौफनाक कयामत के बीच औरतों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, कोई तीसरा विकल्प नहीं था। या तो किसी ताकतवर मर्द के पीछे छिपकर जान बचाओ, या फिर भेड़ियों के झुंड के हाथों को चल जाओ। इस भयानक सच को सोचते ही जूलिया के मन में मेरे पीछे चलने के फैसले पर एक गहरा सुकून जागा। उसे बखूबी एहसास था कि अगर मैं न होता तो उसका अंजाम उस बदकिस्मत औरत से भी बदतर होता। जूलिया के भीतर जैसे कुछ टूटकर जुड़ गया। कांपते पैरों में अचानक एक नई और फौलादी ताकत लौट आई। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी ताकि वह बेसमेंट के अंधेरे की तरफ बढ़ते मेरे कदमों के साथ चल सके। अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ अनजान और भारी आवाजें हमारे कानों से टकराईं। तबाही ने लोगों को चालाक बना दिया था। अब हर बिल्डिंग में गुंडों का अपना एक अलग गुट बन चुका था। सामने ड्रेक खड़ा था, अपने माथे के नीले पड़ चुके घाव को सहलाता हुआ और बेहद बेबस दिखता हुआ।
वह अपने 2 आदमियों के साथ दूसरी बिल्डिंग लूटने गया था, पर वहां 10 लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। ड्रेक अपनी जान बचाकर भागा था। चेहरे पर खौफ था और आंखों में चारों तरफ से घिर जाने का डर साफ था। उसे भनक तक नहीं थी कि उसकी अपनी दरिंदगी ने ही दूसरों को भी कत्ल और डकैती का रास्ता दिखाया था। बॉस, अब हम क्या करें? उसके गुर्गे ने हांफते हुए पूछा, पर ड्रेक के पास कोई जवाब नहीं था। बिल्डिंग नंबर 7 के लोग भी अब एकजुट हो रहे थे, जिसका सीधा मतलब था कि वे तीनों अब आसान शिकार थे। तभी जेन कुछ बोलने ही वाला था कि कदमों की आहट सुनकर वह बिजली की तेजी से पीछे घूमा। वहां कौन है? जेन की चीख गूंजी, उसकी उंगलियां हथियार पर कस गईं और आंखें संदेहास्पद हो गईं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए बेहद शांत और ठंडे लहजे में कहा, बस यहां से गुजर रहे हैं। जूलिया ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और खौफ के मारे अपना चेहरा छिपाकर मेरे पीछे पूरी तरह दुबक गई। ड्रेक कमीनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, गुजर रहे हैं? इस इलाके में हमें कौन नहीं जानता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक गुर्गा चिल्लाया, बॉस, यह तो वही आईडी कार्ड वाली लड़की है, सच में वही खूबसूरत बला है। ड्रेक की आंखों में हवस चमक उठी। क्या किस्मत है, दिन भर खाने की तलाश की और अंत में यह अप्सरा मिल गई। तीनों दरिंदे हमारे घेरे को छोटा करने लगे। जूलिया डर के मारे मेरी पीठ से और ज्यादा चिपक गई। मुझसे मत छुपो जानू। ड्रेक ने जूलिया के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे मेरा वहां कोई वजूद ही न हो। मैंने बिना कोई भाव बदले पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया। मेरी आंखें अंगारे की तरह सुलग उठीं। क्या अंधे हो गए हो? एक जीता जागता मर्द तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। मेरी आवाज में मौत जैसी शीतलता थी।